तो फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार। आज हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि पिछला वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए इसको अलग लेना पड़ा। आइए देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 से 360। देखिए, इसको हम लोग अगर बांटे तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात, वित्तीय आपात। आपको हम बताए थे कि आपातकालीन शक्तियां जो है कहाँ से लिया गया था, तो जर्मनी से अब बीमर, वहाँ का संविधान का नाम है, ठीक है। जर्मनी के जो संविधान है उसको क्या कहा जाता है, बीमर कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। अब यह भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसमें आपको जानना है क्या कि राष्ट्रीय आपात क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात ये अभी तक संवैधानिक आपात तो जो होता है इसको कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, है ना, राष्ट्रपति शासन, है ना। वित्तीय आपात अभी तक ये नहीं लगा है। और ये जो है राष्ट्रीय आपात है, यह 3 बार हो चुका है अभी तक। कितने बार, 3 बार, 3 बार। देखिए, पहला बात कि राष्ट्रीय आपात अभी तक देश में कुल कितने बार लगा है, तो 3 बार। संवैधानिक आपात जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में लगाया जाता है ना। इसका अनुच्छेद 352 के तहत होता है और ये हुआ 356 और ये हमारा हुआ 360। क्लियर। अब आपको जानना है कि 3 बार लगाया गया। तो पहला बार जो है 1962 में लगा था, जब आप चाइना जो है अटैक किया गया था, चाइना द्वारा अटैक किया गया था अरुणाचल प्रदेश पर, है ना। तो जो है उस समय लगा था कितना, जो है 1962 में पहली बार लगा। तो पहला बार याद रखना है 1962 में चीनी आक्रमण का समय, या 1968 तक चला। 1962 से लगा 1968 तक चला। और दूसरी बार जो है 1972 में लगा, 71 में, जो पाकिस्तान के आक्रमण के समय लगा, ठीक है, पाकिस्तान के आक्रमण के समय लगा। तो उस समय भी लगा। तो यह जो है, यह भी आपको जो है कह सकते हैं कि दूसरा जो आपातकाल था वह मुख्य रूप से चल ही रहा था कि तीसरा आपातकाल भी आ गया। और तीसरा आपातकाल लगा कब से, 26 जून 1975 को, ठीक है। और 21 मार्च 1977 को तीसरा आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो अब आपको जानना है कि 3 आपातकाल में जो है, पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल है जो 1962 में लगा और 1968 तक चला। दूसरा जो है 1971 से चला, कब तक, इसका भी अवधि जो है 1975 के अवधि तक चलते ही चल ही रहा था। कि उसी के बाद तीसरा आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और तीसरा आपातकाल जो है 26 जून 1975 से लागू हुआ। और तीसरा आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादित रहा। तो आपको यही याद रखना है कि 3 आपातकाल है, ठीक है। और तीनों आपातकाल में सबसे ज़्यादा विवादित आपातकाल कौन रहा, तीसरा आपातकाल। तीसरा आपातकाल इसलिए विवादित रहा कि मुख्य रूप से यह क्या हुआ था कि यह आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया था। किसके विद्रोह पर, आंतरिक विद्रोह के आधार पर।
तो आंतरिक विद्रोह के आधार पर यह जो है लगाया गया था तीसरा आपातकाल। तो तीसरा आपातकाल आंतरिक विद्रोह के आधार पर, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हुआ क्या था कि इस इमरजेंसी में पहली बार आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया गया। तो तीसरा आपातकाल जो हो गया, यहां नोट कर लेंगे, प्रथम आपात 1962 में, दूसरा आपात 1971 में, और तीसरा आपात 1975 में। अब आइए, ये 1962 से 1968 चला, ये 1971 से जो है 1975 हो सकते हैं ये चल ही रहा था 1975 के दौरान, तभी जाकर तीसरा आपातकाल भी लागू कर दिया गया था। और 1975 में जो लगा 26 जून 1975 को, इसकी जो है 21 मार्च 1977 तक यह चला, 21 मार्च 1977 तक चला। तो ऐसे डेट जो है याद करना जरूरत नहीं है, सीधी सीधी जो है पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया, तो 3 बार, और तीनों बार में सबसे ज़्यादा विवादित आपातकाल कौन रहा है? तो तीसरा। ये सब था युद्ध के कारण। इस समय कौन आक्रमण किया था? चीन आक्रमण के समय, चीन आक्रमण के समय। इसमें था पाकिस्तान आक्रमण के समय, पाकिस्तान से युद्ध, और इसमें था आंतरिक विद्रोह के आधार पर। अब आइए इस पर हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हुआ यह था, पहला तो 1962 वाला हुआ तो चीन आक्रमण के समय हुआ, 1968 तक चला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है पाकिस्तान 1962 से चला 1968 तक। दूसरा पाकिस्तान के समय हुआ था, पाकिस्तान ने हम पर भारत पर आक्रमण कर दिया था, उस समय 1971 में लगाया गया था। और तीसरा जो है आपात 1975 में आंतरिक विद्रोह के आधार पर कौन लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। अब इस तीसरा आपातकाल लगाने का जो प्रक्रिया था वह था क्या, उसको बताते हैं, क्यों विवादित रहा। अब उसके बाद इस आपातकाल पर क्यों चर्चा करने की जरूरत पड़ी, क्यों सुप्रीम कोर्ट, क्यों फिर संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, है ना। उसमें जो है आपातकाल में कुछ जो है नए शब्द जोड़े गए। तो क्या कारण था? देखिए, हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री थी। तो हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी का चुनाव संबंधी विवाद, इंदिरा गांधी का चुनाव संबंधी विवाद जो था, जो इंदिरा गांधी बरेली चुनाव लड़ती थी, और उनके साथ राजनारायण सिंह, है ना, राजनारायण सिंह उसके प्रतिद्वंदी रहते थे। ठीक है। तो हुआ क्या था कि बहुत व्यापक पैमाने पर राजनारायण सिंह ने, अब कहानी पर हम थोड़ा बता देते हैं, राजनारायण सिंह जो है माने चुनाव में, जो चुनाव था उस चुनाव में बहुत बड़ा इंदिरा गांधी पर व्यापक धांधली का आरोप लगाए थे कि भी इंदिरा गांधी ने अपने सभी शक्तियों का प्रयोग करके, है ना, चुनाव को जीती है। और यह मामला गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में जो राजनारायण द्वारा लगाया गया दोष था इंदिरा गांधी पर, और कहाँ पर? रायबरेली के चुनाव में। ठीक है, रायबरेली के चुनाव में। तो रायबरेली के चुनाव में, यानी कह सकते हैं बरेली में, है ना, रायबरेली, अब बरेली कहिए इसको, तो बरेली के चुनाव में, है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब ऐसे उसको संसद क्षेत्र का अमेठी संसद क्षेत्र में आता है ना, अमेठी। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पर जो है उस चुनाव क्षेत्र का जो है हुआ क्या कि इंदिरा गांधी पर जो दोष लगाया गया था राजनारायण सिंह ने, उस दोष में वहाँ सही पाया गया। और ऐसी परिस्थिति में जो इंदिरा गांधी का निर्वाचन था वह रद्द घोषित किया जाने वाला था। जब इंदिरा गांधी को लगने लगा कि इस प्रकार से तो हमारा चुनाव रद्द हो सकता है, तब इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी आंतरिक आधार पर आपातकाल लागू कर दी।
और जब आपातकाल लागू हुआ तो देश के बड़े बड़े नेताओं को जो जेल में ठूस दिया गया, है ना। और 26 जून 1975 के सुबह होते थे बहुत सारे नेताओं को जो है कह सकते हैं अगले सुबह जो है जेल में बंद कर दिया गया। और इसी दौरान संजय गांधी ने बहुत सारे, जो इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर, है ना, बड़े व्यापक पैमाने पर परिवार नियोजन के संबंध में भी जो है वह प्रक्रिया में चलाए भी। इस कारण से जो है बहुत ही विवादित रहा और यह विवाद इतना बढ़ गया कि जब उसके बाद पांचवी जो लोकसभा था, जो पांचवी लोकसभा थी वह इस आपातकाल के दौरान जो पांचवी लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया भी गया था। तो आपको यहाँ भी याद रखना होगा कि कौन सा किस संसदीय कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो पांचवी संसदीय कार्यकाल को जो है पांचवी लोकसभा कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। क्लियर। तो किस लोकसभा कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो पांचवी लोकसभा कार्यकाल के लिए। अब उसको जो है 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष हो गया। और जब चुनाव हुआ, जब छठा लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी बुरी तरह से परास्त हुई, है ना। इंदिरा गांधी स्वयं हार गई और बहुत सारे उसके जो कह सकते हैं जो उनके कांग्रेस से लीडर थे वो सब हार गए। और भारत में जो है इंदिरा गांधी कांग्रेस के विरोध में एक दल बना, जनता दल, है ना। और जनता दल ने इस चुनाव में कह सकते हैं बहुत बहुमत हासिल किया और पहली बार 1977 में जनता दल की सरकार बनी। 76 के अष्टमी चुनाव हुआ, 77 में जो है सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार मोरारजी देसाई गैर कांग्रेस सरकार हुई, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो हुआ क्या कि यह जो है इतना बड़ा विवादित रहा कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1970 में, तो उन्होंने 1978 में एक संविधान संशोधन लाया और उस संविधान संशोधन का नाम है 44वां संविधान संशोधन। क्या याद रखिएगा ना, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ क्या, है ना, कि यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा क्या हुआ कि पहला बार क्या कि जो आंतरिक था शब्द में, मूल संविधान में आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल का जो है वह 3 आधार होता था, है ना। 352 यहाँ पर आपको 3 आधार होगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह। इसको जैसा सुनिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का 3 ग्राउंड है। यानी कभी भी जो मूल संविधान में था कि राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषणा किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार जो था वह एक युद्ध था, यानी किसी दूसरे देश से युद्ध हम कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति हो या युद्ध जैसी स्थिति हो। दूसरा क्या, बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दिया, है ना। जैसे 1962 में क्या हुआ, चाइना हम पर आक्रमण किया। 1971 में कौन आक्रमण किया, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण हुआ। तो यहाँ पर युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या एवं आंतरिक विद्रोह, इन्हीं आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती थी। हम थी इसलिए बोल रहे हैं कि 44वां संविधान संशोधन से पहले मूल संविधान में यही बात था। क्या आधार था, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह। तो हुआ क्या कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक विद्रोह के आधार पर, आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
देखिए, तो आंतरिक विद्रोह को हटा करके क्या जोड़ा गया? सशस्त्र। ठीक है, तो आंतरिक विद्रोह का जगह पर क्या जोड़ा गया? सशस्त्र। यानी आंतरिक विद्रोह का जगह पर हम क्या जोड़ देंगे? सशस्त्र। इस चीज को हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण आंतरिक विद्रोह था, आंतरिक विद्रोह को हटा दिया गया और उसकी जगह क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक विद्रोह के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, तो आंतरिक विद्रोह के जगह सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया वह किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यानी अब जो है आप आंतरिक विद्रोह के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह भी जोड़ा गया कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होना चाहिए। तो 44वां संविधान संशोधन में आप जो है हर बात को मैं यहाँ नहीं लिख सकते हैं, आप इसको अगर है ना सुन लीजिए और जो नोट करना होगा तो कर भी सकते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति आंतरिक विद्रोह या के आंतरिक विद्रोह के आधार पर नहीं ला सकते, क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह। और साथ साथ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल कह सकते हैं मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, लिखित परामर्श मौखिक नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दूसरा बदलाव आया कि अब जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जब तक उनको लिख कर नहीं देगा तब तक वो आपातकाल नहीं लगा सकते थे। या ऐसा इसलिए किया गया कि हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जो है मंत्रिमंडल को अपने माने मंत्रिमंडल से सहमति भी नहीं ली, जो उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल होता था उन मंत्रिमंडल की बैठक भी नहीं की और बिना बैठक किए हुए अपने माने राष्ट्रपति को उससे कह करके मौखिक कह करके उनको घोषणा करवा दी। तो सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर सोचिए कि कितना पावरफुल थी, कितना वो शक्तिशाली थी, है ना, कि सिर्फ उसके कहने पर मंत्रिमंडल को उसमें कोई विश्वास में नहीं लिया गया, मंत्रिमंडल की बैठक भी नहीं हुई, होता है ना। यहाँ तक कि उनके नज़दीकी जो लोग थे, इंदिरा गांधी के जो नज़दीकी लोग थे, है ना, जो जैसे अभी आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन है, तो उनके नज़दीकी कौन कौन है? अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और पीयूष गोयल है, बहुत सारे कुछ ऐसे मंत्री हैं जो उनके हमेशा नज़दीक रहते हैं। तो हुआ क्या कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो नज़दीकी लोग थे उनको भी पता नहीं था, है ना, और अचानक जो है 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर देती है कौन? इंदिरा गांधी। और इससे देश से व्यापक उत्तल पुतल मतलब अव्यवस्था का माहौल हो जाता है। और इस परिस्थिति में आपको पता ही होगा कि उस समय 75 के दौरान बहुत सारे नेताओं को, जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे जो मैंने कह सकते हैं स्वतंत्रता दल या जो इंदिरा गांधी के जो भी कह सकते हैं विद्रोह में थे, उन सभी को जो है जेलों में ठूस दिया गया। तो इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ही, बिना लिखित सलाह पर ही इसे घोषणा कर सकते थे। दूसरा बदलाव हुआ। और तीसरा बात 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह जोड़ा गया, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में तीसरा बात यह कहा गया कि आपातकाल की घोषणा होने के कौन आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल की घोषणा होने के एक माह के अंदर यानी 1 महीना 30 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए, यानी संसद द्वारा उसे 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। अगर 1 माह के अंदर अनुमोदन नहीं होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। तो यहां भी क्वेश्चन बनता है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन चीज जोड़ा गया? तो पहला, आंतरिक विद्रोह के जगह सशस्त्र विद्रोह।
फिर दूसरा प्रधान मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तीसरा जो है कह सकते हैं आपकी हम यानी एक जो है आपातकाल के घोषणा के 1 माह के अंदर, आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर सदन के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो ये सब बातें जो है किया गया कब, तो माने जो है 300 राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल में जो है थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटा दें। यहां पर आइए, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदन अगर नहीं हुआ, अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो राष्ट्रपति को इनको समाप्त करना पड़ता है ना। अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होने के पश्चात, अनुमोदन होने के पश्चात 6 माह तक लागू रह सकता है। समझ गए इसको? अगर अनुमोदन हो गया तो अनुमोदन होने के पश्चात, अनुमोदन होने के पश्चात कितना माह तक? 6 माह तक लागू रह सकता है। और इसे 6 माह कर करके और आगे 6 माह पर संसद की अनुमति से ठीक है, इसे 6 माह के अनुमति 6 माह पर संसद की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक। ठीक है, पहला बात यह जान लीजिए, आपको इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसलिए हमने कुछ लिखा भी है और कुछ को हम बोल भी दिए हैं। आप जो है पहला तो उद्घोषणा होने के 1 माह के अंदर, कितना दिन के अंदर में? 1 माह के अंदर। तो उद्घोषणा होने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। दोनों सदन क्या कर दे? अनुमोदित हो जाना चाहिए। दोनों सदन उसको पारित कर दे। पारित करते होते हैं 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अनुमोदन होने के पश्चात यह कितना? 6 माह तक लागू रहेगा और आगे 6 माह तक संसद की अनुमति से इसे बढ़ाया जा सकता है। अब इसको समाप्त कैसे किया सकता है? तो समाप्ति के लिए राष्ट्रपति जो है, इसकी समाप्ति के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति एक विशेष अधिवेशन बुलाते हैं। ये भी समझिए, ये तो हुआ, इसको बढ़ाया गया। अब इसकी समाप्ति, ठीक है, तो ये तो हुआ, इसको बढ़ाया गया। अब इसकी समाप्ति, तो समाप्ति पर आइए। समाप्ति, पहला बात, अनुमोदन नहीं हुआ तो 1 माह के बाद समाप्त हो जाएगा।
अनुमोदन नहीं होने पर 1 माह बाद स्वतः समाप्त। दूसरा क्या है, अगर घोषणा के बाद, अनुमोदन के बाद, अनुमोदन के बाद, ठीक है, अनुमोदन के बाद इसे एक विशेष अधिवेशन बुलाकर राष्ट्रपति समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। पहला समझिए, अनुमोदन के बाद, अगर अनुमोदन हो गया, अनुमोदन नहीं हुआ तो 1 माह के बाद तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और अनुमोदन के बाद इसे एक विशेष अधिवेशन, अनुमोदन अगर हो गया तो अगर उसके बाद अनुमोदन हो गया तो 6 माह तक चलेगा, अनुमोदन हो गया तो 6 माह तक चलेगा। लेकिन अगर 6 माह के अंदर में ही, 6 माह के अंदर में अनुमोदन होने के बाद, है ना, 6 माह के अंदर में समाप्त करना है तो अनुमोदन होने के बाद इसे एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? विशेष अधिवेशन। और कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति। और समाप्ति घोषणा करेंगे। और वह विशेष अधिवेशन क्या होगा? जिसमें 1/10 सदस्यों का, है ना, 1/10 सदस्यों को लिखित कह सकते हैं, 1/10 सदस्यों को लिखित प्रस्ताव बुलाया जाएगा। विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति 1/10 सदस्यों के लिखित 1/10 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव पर बुलाएंगे। क्लियर? राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन अगर बुलाएंगे, मान लो घोषणा, समाप्ति घोषणा करना है, राष्ट्रपति को जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति घोषणा करना है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? वह पहले उनको एक लिखित प्रस्ताव मिलेगा। और कितना सदस्य का? 1/10। तो 1/10 सदस्य का मतलब सदन के 1/10, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला लीजिए, और दोनों सदन के कुल संख्या का 1/10 भाग, जो दोनों सदन के कुल संख्या उसके 1/10 भाग का लिखित प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, आपातकालीन घोषणा करना है। तब जाकर राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुलाएंगे, है ना। और उस अधिवेशन के में साधारण बहुमत से जो है राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का प्रस्ताव पारित होता है, तो राष्ट्रपति इसको समाप्ति घोषणा कर देंगे। तो क्लियर हो गया, है ना। थोड़ा हम बहुत ज़्यादा आपको मैंने जो पूरे समझिए कि डिटेल्स बता दिए, है ना। या एक ऐसे बताते हैं कि आपको भी अगर कभी कमीशन वगैरह में भी बैठते हैं, चाहे कमीशन के बहुत सारे स्टूडेंट हैं भी, तो ये सब जरूरी होता है ना, जानना। सिंपल लोग तो इतना ही जानते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकाल 6 माह पर अनिश्चितकाल तक। अरे भाई, ऐसा थोड़े होता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पर? तो सदन के कुल संख्या के 1/10 लोग उसको लिख करके सिफारिश देंगे। उसके बाद विशेष अधिवेशन बुलाएंगे, और विशेष अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होगा, उस प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति समाप्ति घोषणा करेंगे। क्लियर? अब आइए, अब तक 2 बार युद्ध के आधार पर लगा, 1 बार आंतरिक विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अभी तक नहीं लगा है। अब दूसरा हम लोग चलते हैं जो है संवैधानिक आपातकाल पर चलते हैं।
संवैधानिक आपात, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या है कि इसको जो है संवैधानिक आपात, इसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो घोषणा कौन करेंगे? घोषणा मंत्री मंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति। अब होता क्या है, किन आधार क्या होगा, है ना? राष्ट्रपति आधार क्या है? आधार होता क्या है कि यह राज्य में लगता है। क्या लगता है? राज्य में लगता है। तो राज्यों में लगता है तो इसको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या है? तो जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने लगता है, जैसे संवैधानिक तंत्र का मतलब होता है राज्य में शासन व्यवस्था का माहौल ठीक नहीं है या शासन व्यवस्था संभल नहीं रहा है, तो वैसी परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सूचना पर, तो यहाँ पर होगा आधार राज्य के राज्यपाल के सूचना पर। दूसरा, मीडिया द्वारा संज्ञान। तीसरा, देखिए मान लीजिए कि राज्य के राज्यपाल की सूचना के आधार पर मिलता है। राज्य के राज्यपाल अगर इस तरह सूचना देते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मीडिया के द्वारा संज्ञान। होता क्या है कि बहुत सारा समाचार पत्र, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मतलब न्यूज़ में आते रहता है कि फलाने इस राज्य में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है या विधि व्यवस्था चौपट हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है यदि कोई मीडिया के द्वारा भी संज्ञान होगा, सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, राज्यपाल के अलावा भी अगर मीडिया, प्रेस, समाचार पत्र के द्वारा भी अगर राष्ट्रपति को संज्ञान मिलता है तो राष्ट्रपति उस संज्ञान को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक राष्ट्रपति शासन बहुत सारे राज्यों में लगा है ना? लगभग 125, 26, 27 पर कह सकते हैं, 127 बार से अधिक हो गया है ना। हाल फिलहाल महाराष्ट्र में लगा था, तो उसके फिर अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई है। तो राष्ट्रपति शासन का जो है बहुत बड़ा, जो भी सरकार आती है, अगर विपक्षी सरकार होता है तो देखिए इसको हम ऐसे पॉलिटिकल रूप में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए सबसे ज़्यादा अगर किसी आपातकाल का पड़े हुआ है तो वह संवैधानिक आपातकाल 127 बार से अधिक हो चुका है। और हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता ही होता है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? यूपी में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा है। और सबसे लंबा अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। और सबसे पहला बार भी राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? पंजाब में। तो कुछ बातें जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। ऐसे एक कोई जो इसके लिए होता क्या है कि इसका एक अलग होता है कि हर राज्य का अलग अलग होता है। तो आप ऐसे भी अगर जो है चाहेंगे तो मिल जाएगा कि कौन राज्य में कितना बार लगा है। लेकिन सबसे अधिक बार कहाँ लगा? तो सबसे अधिक बार लगा है यूपी में। उसके बाद सबसे ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा समय एक ही बार में 5 साल के लगा, लगातार 5 साल के लिए कहाँ लगा? तो पंजाब में। और सबसे पहला बार कहाँ लगा? पंजाब में। अब क्या कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन को, है ना, तीसरा बात है कि राष्ट्रपति शासन को आप कितना समय तक लागू कर सकते हैं? तो अधिकतम 3 वर्षों के लिए। तो राष्ट्रपति शासन, है ना, कितना, इसको यहाँ पर आइए नोट करते हैं। अब होता क्या है कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो गया, है ना, तो इसको पहला बात घोषणा के 2 माह के अंदर घोषणा के जो राष्ट्रपति शासन घोषणा हुआ, तो घोषणा के 2 माह के अंदर
संसद के, इसको याद रखना है, 2 माह, 2 माह के अंदर, घोषणा के कितना देर के अंदर, 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, अनुमोदित होने के बाद, अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक के लिए छह माह पर संसद की अनुमति से, संसद की अनुमति से 3 वर्षों तक। चलिए इसको ऐसा समझते हैं, अगर घोषणा हुआ तो घोषणा के कितने दिन के अंदर में संसद से अनुमोदन होना चाहिए, तो 2 माह के अंदर में संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब 2 माह के अंदर सदन से अनुमोदित हो जाना चाहिए। अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक के लिए वो रहता है, और 6 माह पर उसको आप कितना वर्ष तक के लिए, 3 वर्षों तक के लिए, कितना वर्षों तक के लिए, 3 वर्षों तक के लिए बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि 3 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अगर आप किसी क्षेत्र में राज प्रशासन लागू करते हैं, 1 वर्ष से अधिक, तो उसके लिए क्या है, आपको जो है किसी राज्य के किसी भी भाग में या किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तभी करना चाहिए, तब भी होगा। तो इसको यह ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको याद रखना है 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। इसको एक ही बात याद रखना है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा बता देते हैं। तीसरा हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 में अभी तक एक भी बार नहीं, अभी तक एक भी बार नहीं। देखिए वित्तीय आपातकाल कहाँ लागू हो सकता है, तो पूरे भारत क्षेत्र में या भारत के किसी खास क्षेत्र में किसी भाग में लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल भी पूरे भारत क्षेत्र में लागू हो सकता है, या किसी क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। ऐसा नहीं पूरे भारत क्षेत्र में, कोई खास क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। तो यह जो है आपको इसको भी जानना है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत क्षेत्र में लागू हो सकता है, ऐसा नहीं है। पूरे भारत क्षेत्र या किसी खास क्षेत्र के लिए भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया सकता है। वित्तीय आपातकाल भी वही है, पूरे भारत क्षेत्र में या भारत किसी क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बात समझे कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 पूरे भारत क्षेत्र में, भारत किसी क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में, कोई खास क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल पूरे भारत क्षेत्र में या भारत किसी खास क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। और यह कब लगता है, जब वित्तीय परिस्थिति यानी वित्तीय संकट का दौर हो, वित्तीय संकट का दौर हो, है ना। जैसे अभी पता होगा कि अभी हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, कोरोना वायरस चलते वित्तीय संकट आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब वित्तीय संकट होता है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर घोषणा करते हैं। और इसके प्रभाव क्या होता है, यह होता क्या है, इसका प्रभाव होता है ना, इसका प्रभाव होता है कि अगर यदि वित्तीय आपातकाल लागू हुआ तो अनुसूची 2 में वर्णित पदासीन व्यक्तियों
के वेतन में भी कटौती हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इत्यादि। मतलब इन लोगों का जो है, इन लोगों के वेतन में भी कटौती हो सकता है। आपको हम पिछला वीडियो बढ़ाए थे कि राष्ट्रपति को संचित निधि से धन मिलता है और किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर कभी भी उनको वेतन में कटौती नहीं किया सकता है ना। जैसे अभी केंद्रीय सांसद ने अपने वेतन का 30% दान दिया, तो राष्ट्रपति को एक अध्यादेश एक कह सकते हैं, एक मंत्रिमंडल के एक अति निकला कानून, एक प्रस्ताव विनियम हुआ जिसके द्वारा मैंने 30% कटौती की गई। तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से दिए, लेकिन वित्तीय आपातकाल होगा तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हो गए या मुख्य न्यायाधीश हुआ, जो भी अनुसूची 2 में वर्णित है, उन सबके वेतन में भी कटौती किया जा सकता है। और इसका भी घोषणा होने के 2 माह के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इस पर आते हैं, चर्चा करते हैं। घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदित होने के बाद इसे अनिश्चित काल तक जारी किया जा सकता है। अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। और इसको जो है अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। दूसरी बात है कि आपको जो है अगर इसकी समाप्ति करने की घोषणा होगी तो इसके लिए विशेष अधिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्ति की घोषणा के लिए क्या होता था, विशेष अधिवेशन का, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए विशेष अधिवेशन की जरूरत नहीं है। मंत्रिपरिषद जो है एक लिखित सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के निर्णय के द्वारा इसे समाप्त कराया जा सकता है। तो यह याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए विशेष अधिवेशन की बुलाने की जरूरत होती है ना। लेकिन इसके लिए जो वित्तीय आपातकाल है, इसको समाप्ति के लिए विशेष अधिवेशन की जरूरत नहीं होगा। इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय के द्वारा ही इसे समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ तक हम लोग पूरा आपातकाल पढ़ लिए, है ना। कौन सा आपातकाल कितना समय कब अनुमोदन होना चाहिए, 100 हो गया, है ना। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आज ये वीडियो समाप्त हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति बहुत लंबा खींचा। आपको याद रखना है सबसे अधिक लंबा समय तक के लिए राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबी अवधि तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उसमें 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा अगर कहा जाए तो 3 बार, लेकिन हमारा प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। तो 1952 से लेकर के 1962 तक, यानी गणतंत्र भारत के गणतंत्र जब हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद गणतंत्र हुए और उसके बाद आम चुनाव हुआ, तो आम चुनाव 1952 में हुआ, है ना। तो आम चुनाव के बाद 2 बार लगातार चुनाव जीतकर, 2 बार लगातार राष्ट्रपति का चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बनने वाला कौन व्यक्ति है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऐसे अगर 26 जनवरी 1950 से देखा जाए तो कितने बार होगा, 3 बार। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1952 तक, और फिर 1952 से लेकर कितना 1957 तक, 1957 से 1962 तक, तो 3 बार हुआ, लेकिन लगातार 2 बार। उसके बाद माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है आपको ज्ञानी जैल सिंह बताए हैं,
कि जो डाक बिल पढ़ो पहला बार पॉकेट बिल प्रयोग किए थे। उसके अलावा दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो दार्शनिक राष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता है। और जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो जनता का राष्ट्रपति जो है ऑलरेडी आप बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो जनता का राष्ट्रपति किसको कहा गया, एपीजे अब्दुल कलाम को। पहले दलित राष्ट्रपति कौन हुए, तो पहले दलित कह सकते हैं राष्ट्रपति जो हुए वो हमारा KR नारायणन हुए, है ना, KR नारायणन हुए, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति, वैसा राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के ही मतलब कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री कहते थे वही सुनते थे। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो फखरुद्दीन अली अहमद को, है ना। किसे प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कहा जाता है, तो फखरुद्दीन अली अहमद को, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद को प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कहा जाता है। कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो एक जो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। अभी भी हमारे रामनाथ कोविंद जी जो है कह सकते हैं महामना रामनाथ कोविंद जी जो है वो भी बिहार के राज्यपाल ही रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो पद पर रहते हुए जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे कम अवधि तक के लिए, बहुत कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने तो कौन, जाकिर हुसैन ही बने। उसके बाद दूसरे पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त करने वाला राष्ट्रपति कौन हुए, तो बीबी गिरी, है ना। तो बीबी गिरी के बाद क्या रखना है कि दूसरे जो है ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति रहे जो पद पर रहते हुए दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो फखरुद्दीन अली अहमद वैसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उसके अलावा बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो श्रमिक संघ से जुड़े हुए थे। तो श्रमिक संघ से जुड़े हुए राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी। और बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें द्वितीय मत के निर्वाचन के द्वारा चुना गया था। द्वितीय मत द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, तो बीबी गिरी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के संबंध में बहुत सारा फैक्ट है और बहुत सारी बातें हैं। विवेकाधीन शक्तियाँ भी है राष्ट्रपति को, उनके बारे में भी होता है क्या कि जब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद नहीं कार्य करती है या लोकसभा विश्वास नहीं रहता है तो राष्ट्रपति अपना विवेक शक्ति प्रयोग करता है। चलिए आज जो है राष्ट्रपति पर हो गया। और अब अगले बार में जो है मेरा प्रयास रहेगा कि अल्टरनेट डे एक जो है क्वेश्चन सीरीज रहेगा और उसके बाद एक वीडियो रहेगा। क्वेश्चन सीरीज करने से क्या होगा कि आपका जो है आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाइएगा, अपने आप को अपडेट कर पाइएगा। और कुछ अगर छूट भी जाता है फैक्ट तो क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम ले लेंगे। तो कैसा लगा है आपको आज मैंने यह हमारा सेशन, आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दें, है ना। फिर भी प्रयास होता है, कहीं ना कहीं चूक होती ही है, हमसे भी होता है और हर लोगों से होता है। तो ऐसा कहीं होता है तो आप ज़रूर आपका जो है सुझाव या सलाह के लिए हम माने यह चाहते हैं कि आपका जो भी कमेंट बॉक्स में आता है उसको हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और प्रयास रहता है कि हम बेहतर से बेहतर आपको दें। चलिए अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते भी होंगे, राष्ट्रपति पर भी बना हुआ है चाहे अन्य जगह पर भी, तो आपको उसके कंपेरिजन में भी आप अपने आप को समझते होंगे कैसा लगता होगा। तो चलिए इसको शेयर भी कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए। ऐसे ही हमारा जो है चैनल ग्रो करेगा और हमारा जो है उत्साह भी बढ़ता रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।